प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बहुत दिन से बहुत से मौज़ूआत पर बहस हो रही है। आज हमने सोचा क्यों ना पाकिस्तान के जो मारूफ तज्ज़ियाकार हैं उन्हें प्रोग्राम में बुलाएं और उनका तज्ज़िया लें कि जो लड़ाई हो रही है इसमें जीत किसकी हुई है और लड़ाई का जो मौजू है, क्या इस मसले को हल करना बहुत आसान नहीं था, जो हम अपने पुराने प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम्स में बात करते रहे हैं। क्या उज़ैर बलोच के मामले पर सईद गनी साहब और अली जैदी साहब या इन दोनों के कुछ दोस्त जो आमने सामने हैं, इस लड़ाई का हासिल क्या है? क्या ये लड़ाई अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रही है? कुछ नतीजा निकल रहा है? क्योंकि आज सईद गनी साहब ने कुछ नए इंकिशाफात कर दिए और उन्होंने उन पर जो लगने वाले इल्ज़ाम थे उसका जवाब एक नए इल्ज़ाम से दिया है और वो कह रहे हैं कि उज़ैर बलोच को तो खुद शामिल करना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पार्टी में। ये एक नया इल्ज़ाम लगाया है। अब ये लड़ाई क्या रुख तैयार करेगी, कहाँ तक जाएगी और उसका नतीजा क्या निकलेगा, तज्ज़ियाकारों की राय क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में एक तो ये बात करेंगे। दूसरा, ऑपोजिशन क्या कोई मूव बनाने में कामयाब हो सकती है? ऑपोजिशन ने हल्की सी जो एक अंगड़ाई ली है, क्या उसमें वो दमखम है कि इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ललकार सके और उन्हें वाकई एक संजीदा नौयत का चैलेंज दे सके? इस पर बात करेंगे और साथ में देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा को जो कारकर्दगी के हवाले से अल्टीमेटम दिया है, क्या ये काबीना में नई तब्दीलियों का इशारा है? इस हवाले से नहीं, हुकूमत के अपने अंदर अपने लिए चैलेंजेस क्या हैं? खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं वहाँ पर एक अजमल वज़ीर साहब को उनके ओहदे से फारिग किया गया। अब क्या अगर किसी पर करप्शन को कोई इल्ज़ाम है तो उसको उसके ओहदे से हटा देना काफ़ी होता है या करप्शन की कोई सज़ा भी होती है उसकी तहकीकात के बाद? ऑब्वियसली इन चीज़ों में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ सईद काजी साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। काजी साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। लगारी साहब आपको भी खुशामदीद। आमिर ज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले जो नया इल्ज़ाम है सईद गनी साहब का, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। आज उन्होंने क्या कहा है, फिर इस पर बात करते हैं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अली जैदी, इन तीनों अफराद ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई। उस 3 रुकनी कमेटी को ये टास्क दिया कि आप अमन कमेटी से राब्ता करें और इनको पीटीआई में शामिल करने के लिए राजी करें। पीटीआई के जो धरने थे कराची के, उसमें अमन कमेटी के लोग शरीक होते रहे और इनकी दावतें होती रहीं, इनकी मुलाकातें होती रहीं। हबीब जान ने उन तमाम बातों की तस्दीक की है। लंदन में पीटीआई की कोई खातून रहनुमा, गालिबन राबिया उनका नाम है शायद, उनके फोन पर इमरान खान और डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा की बात हुई सन 2011 में और वहां पर ये सारी चीजें तय हुई कि अमन कमेटी पीटीआई को सपोर्ट करेगी। भाई, आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं या आप दहशतगर्दी के खिलाफ कैंपेन शुरू कर रहे हैं? मैं कराची का मामला है तो नज़ीर लगारी साहब से शुरू करता हूँ। लगारी साहब, आप ये तो हम जानते हैं कि एक ज़माने में उज़ैर बलोच इतना अहम था और सियासी तौर पर इतना असर रसूख उसका था कि जिस पार्टी के साथ वो मुंसलिक होता कि कम से कम लियारी की सीटें वो जीत सकती थी पार्टी। क्या आपके हाफजे में कोई ऐसी बात है या आप ज़ाती तौर पर भी जानते हैं, क्या आप सेकंड करेंगे सईद गनी साहब को कि वाकई तहरीक इंसाफ ने भी ऐसी कोई कोशिश की होगी या की है कि उज़ैर बलोच को अपने साथ में ला लें? एक बात यह है कि ये हमारा ख्याल है कि कराची में सीटें उज़ैर बलोच लेता है या कोई और लेता है। सीटें वो लेता है जिसके हाथ में बंदूक हो, बंदूक वाले ही सीट लेते हैं। बंदूक वालों के अलावा सीट लेना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। बाज़ सीटें ऐसी होती हैं जिनको बंदूक के ज़रिए छीना जाता है और बंदूक के ज़रिए छीन कर एक के दूसरे को दिया जाता है। ये बहुत से लोगों को अपने घर का राज भी पता है और अपने जीतने और हारने का भी पता है। जो जीते उनको भी पता है, ये पहले हारे उनको भी पता है, जो जीते थे। सर, ये पहले हुआ करता था या अब भी हुआ है? इस इलेक्शन में तो नहीं हुआ ना? मैं अर्ज करता हूं, अचानक कैसे मकबूलियत हो गई है? कौन से आसमान से तारे तोड़कर लाए गए थे? जो काउंसलर का इलेक्शन हार गए थे वो जो है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतने लग गए, सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीतने लग गए। कोई ऐसे मौजज़ा हो गया था कि तारीख में कोई नया मौजज़ा आ गया था जिसकी वजह से जो है अचानक मालूम हुआ। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं लगारी साहब के डॉक्टर आमिर लियाकत, क्या वो या आरिफ अलवी, क्या वो बंदूक के ज़ोर पे जीते हैं या जहांगीर साहब जो हैं, आफ्ताब जहांगीर साहब, क्या वो बंदूक के ज़ोर पे जीते हैं या एक और साहब जो गुलशन से जीते हैं, जहांगीर गालिबन या जहांगीर आलम साहब उनका नाम है, क्या वो बंदूक के ज़ोर पर जीते हैं ये तमाम लोग? मैंने आप पहले तो बात थी कि हम उज़ैर बलोच की बात कर रहे थे। अगर इस तरफ को आते हैं तो फिर इस तरफ बहुत सी चीजें हैं, बहुत से राज हैं
उनके खोलने का एक वक्त आएगा जिसको बैठकर हम खोलेंगे कि कहाँ किस वक्त कैसे नताइज बनते हैं और कैसे नताइज दिए जाते हैं। इस पर किसी और वक्त बात करेंगे। मेरे ख्याल में इसको आप ना छेड़ें तो ज्यादा बेहतर है। हम उज़ैर पर रहते हैं। उज़ैर तो ये सबसे बड़ा गवाह जो है वो अली ज़ैदी साहब कल तलाश करके आए थे हबीब बलोच को, और हबीब जान ने जो कुछ इंकशाफात किए हैं वो तो लर्जा खेज हैं। और हबीब जान का ही इंकशाफ है कि इमरान खान और जुल्फ़िकार मिर्जा के दरमियान 2011 में बाकायदा राब्ता हुआ था। यह हबीब जान का इंकशाफ है। जो जो है सिक्का बंद किस्म के गवाह के तौर पर लाए थे कल अली ज़ैदी साहब इनको, और आज भी दिन भर और कल भी टॉक शोज में ये सब कुछ चलता रहा कि अली ज़ैदी एक नया गवाह लेकर आए हबीब जान। तो हबीब जान ने तो ये कहा है, हबीब जान ने ये कहा है कि जनाब उज़ैर बलोच पीटीआई में शमूलियत के लिए पर तोल चुके थे। और उसने जो ये इंकशाफियात किया था कि जनाब मुजफ्फर को जितवाना चाहते थे लियारी से मुजफ्फर टप्पी को जरदारी साहब, तो मुजफ्फर टप्पी ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, ना इलेक्शन लड़ा वहां से अपना लियारी से, ना किसी और जगह से। वो तो पिछले 10 साल से सियासत से ही बाहर हैं और वो यहाँ मुल्क में भी नहीं है। तो उनको कहां से इलेक्शन लड़ाना चाहते थे? ये बात कहां से आ गई? ये किस्सा कहां से आ गया है? ये सारी की सारी हवाई बातें हैं और हवा में ही चलाई जा रही हैं। अली ज़ैदी साहब, मैं अब मुझसे इस मामले की आखिरी बात ये सुन लें कि वफाक ने सिंध के 2 खरब 89 अरब रुपए देने हैं जो नहीं देना चाहता है वफाक, इसलिए ये इशू छिड़ा गया है। और दूसरा इशू ये है कि वो चाहते हैं कि एनएफसी के बारे में भी सिंध बात ना करे और ताकि ये मामला जो है हम अपनी मर्जी से तय कर लें। ये 2 असल इशू हैं, ये इस वजह से छिड़ा गया। ये आपकी राय बात हो रही। राइट सर। मुझे शहीद कारी साहब, ये वैसे बाय द वे जिन लोगों ने जेआईटी रिपोर्ट नहीं पढ़ी उनको मैं बताता चलूं कि जब आप जेआईटी रिपोर्ट पढ़ेंगे और उसमें जो फ्रेंड्स ऑफ उज़ैर जान बलोच वाला कॉलम पढ़ेंगे तो उसमें जो दोस्तों की फहरिस्त है उसमें सबसे पहले जिस शख्स का नाम लिखा है वो हबीब बलोच है, जिसकी कल धमाकेदार वीडियो उनके बकौल लेकर आए थे। और आज सईद गनी साहब एक और उनके दावा कर रहे हैं कि हबीब जान ने ये कहा है या ऐलान किया है कि पीटीआई ने कोशिश की उनको मिलाने की। कैसे आप देख रहे हैं सईद कारी साहब इसको? देखें, उज़ैर बलोच किसका दोस्त था किसका दोस्त नहीं था ये तो हमें पता है कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज थी, मगर इससे बड़ा सवाल एक और है। सवाल ये है कि उज़ैर बलोच और इस जैसे लोग जो हैं बुनियादी तौर पर एक मज़र हैं उस शिफ्ट का जो हमारी सियासत में आई। और जब हमने देखा कि जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर को कब्जा ग्रुप और गुंडे ने रिप्लेस कर दिया, और ये प्रोसेस शुरू हुआ था ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ से, जिसने ये जाली लीडर बनाए, ये जो पंजाब में उसने बनाए थे। फिर उसके बाद जब ये लीडर आए तो इनकी फंडिंग, तो सियासत नजरिए की बजाय मनी मेकिंग मशीन बन गई। तो मनी मेकिंग मशीन के लिए आपको गुंडे चाहिए होते हैं। चुनाचे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे अरशद अमीन चौधरी बना, पता नहीं आबद चौधरी बना, उसके बाद हमने देखा कब्जा ग्रुप और सियासत, और आज ये आलम है कि हमें पता नहीं लगता कि माफिया खत्म कहां से होता है और रियासत शुरू कहां से। लेकिन सर वो तहरीक इंसाफ का ये बात है करने सर तहरीक इंसाफ का तो दावा यही था ना कि जो इस बंदूक की बुनियाद पर सियासत होती रही है, गुंडों के साथ सियासत होती रही है, हम इस कल्चर का खात्मा करना चाहते हैं। मैं आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, मैं कता कलामी की माजरत करते हुए इजाजत लेते हुए एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। मैं हफीजुल नायर साहब के पास आता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। सईद कारी साहब, आप उज़ैर बलोच के इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुमकिना या मुबैना ताल्लुक की बात कर रहे थे, बात मुकम्मल कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। जी बस मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि मैं तो जनरल प्रोसेस की बात कर रहा था, और बात यह है कि ये जो हमारे सियासतदान मुझे लगता है उसी वक्त सच बोल रहे होते हैं जब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं। तो चुनाचे ये प्रोसेस मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुई, आज माफियोजी है, वही माफिया है, ये रियासत को अंडरमाइन किया इन्होंने, लोग लूजर इसमें अवाम रहे। मगर ये एक हकीकत है कि सियासत को क्रिमिनलाइज किया गया, भत्ता बीच में आया,
कब्जा आया, ये कॉमन नॉलेज है कि यहां हो, पंजाब हो, सिंध हो, यहां पर जो इलेक्शन फंड कौन करता है। अभी आप जब कार्टल्स को हाथ डालने लगते हैं तो एक कार्टल मेरे टीवी पर, कार्टल क्या कहूं, एक साहब मेरे टीवी पर आके कह रहे थे जी 35 तो है, मैंने इशारतन उन्होंने कहा मेरे पास है। तो ये हुआ है हमारे साथ, ये हमारी सियासत का जो एक नजरियाती सियासत से ढांचा स्ट्रक्चर खराब है जिसमें हुआ है 85 के बाद से। ये उज़ैर बलोच, ये तमाम लोग, ये तमाम जो ओलिगार्क्स बने, ये जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल एम्पायर्स और जो माशी एम्पायर्स बनाई, ये सारा उसका प्रोसेस है। जब आप जुर्म को सियासत में लेके आते हैं और दौलत का ढेर लगाते हैं तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसमें बढ़ावे के लिए, मजीद कब्जे के लिए आपको उज़ैर बलोच चाहिए होते हैं। इसमें हैरत की कोई बात नहीं। अब वो अली ज़ैदी साहब के साथ था या वो जरदारी साहब के साथ था, हमारे लिए ये बेमानी है। हमारे लिए मानी खेज ये है कि हम उजड़ गए, हम बर्बाद हो गए और अब भी हो रहे हैं। राइट सर, मैं हफीजुल नई साहब, ये आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करीब से जानते हैं, आप उसके शुरू के मेंबर्स में थे पहले, लेकिन इमरान खान साहब पर आप नाअहली का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, बैड गवर्नेंस का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, या उनकी टीम पर चले करप्शन का भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन क्या आप इमरान खान पर यह इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं कि वो बंदूक को इस्तेमाल करेंगे सियासत को परवान चढ़ाने के लिए? पहली बात तो यह है कि मैं तहरीक इंसाफ का मेंबर कभी नहीं रहा, लेकिन जो मैं इमरान खान साहब का बहुत वेल विशर था, बहुत ही करीब था, करीब का एक छोटा लफ्ज़ है, और मैं उनका दिलो जान से उनकी पूरी मूवमेंट को, जिस दिन से ये पैदाइश है उसके दामे दुर्मे सुख ने, उनको कोई ना कोई जो मेरे जहन में आता था उनसे बातचीत भी होती थी और उनके साथ था। दूसरी बात यह है जी कि मेरा ख्याल है कि कई सवालात जो हैं उनके जवाबात जो हैं अब बिल्कुल लोगों को, खुसूसन जो अहले दानिश हैं, जो तजिए करूँ को अजबर हो चुके हैं। आपने अगर इमरान खान साहब का 2014 का धरना देख लिया हो, आपने अगर इमरान खान साहब का जो है 2016 का लॉकडाउन देख लिया हो, तो फिर उसके बाद ये सवाल नहीं बनता कि आए इमरान खान तशद्दुद पे किस इंतहा तक जा सकते हैं। और उन्हें चाहे वो पुलिस के खिलाफ तशद्दुद था, चाहे वो रियासत के खिलाफ तशद्दुद था, चाहे इनफरादी तौर पे था। फिर उसमें एक छोटी सी बात है, लेकिन डॉक्टर दोनों में फर्क है ना। एक है आपने चले झड़प हो गई, कारकुनों में हाथापाई हो गई, मार कुटाई कर ली आपने, एक वो है, एक है गैंग वॉर को इस्तेमाल करना अपने इलेक्शन के लिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ, डॉक्टर अलवी की और इमरान खान की जो कन्वर्सेशन है उसका शायद यहाँ जिक्र नहीं हुआ, वो भी लीक हुई थी। और किससे मदद मांग रहे थे धरने के लिए? एमकेएम से। और डॉक्टर अलवी क्या कह रहे हैं जी, एमकेएम ऑन बोर्ड है, भाई से उन्होंने बात करनी है लंदन में, और अल्ताफ हुसैन के जैसे किस्मत का अपना एक खेल होता है, चंद महीने चंद साल बाद वो इंतहाई नापसंदीदा से इंतहाई नापसंदीदा हो गए, और वो आज हरफ गलत मौजूद है, लेकिन उनसे जो मदद मांगने में कोई हार नहीं थी। तो गैंग क्या थे वो ज़माना था, कराची के अंदर लगाई साहब बैठे हैं, शायद उस वक्त उससे ज़्यादा कत्ले आम कभी नहीं हुआ था। मैं ये दो बातें और ऐड करता हूँ। नज़ीर लगाई साहब ने बात किया, मैं इसमें एक छोटा क्या जो बड़ा किसी का पति फिक्र है या बहरहाल एक हर जो है ना ज़बान ज़द आम है कि वो कहते हैं मुल्क का असल हुक्मरान का तयन कैसे होता है। उसने कहा मुल्क के असल हुक्मरान का तयन करना होता है कि जिनके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते वो मुल्क के असल हुक्मरान है। तो वो इसके बाद मेरा ख्याल है इस बात को यही रहने देते हैं। उज़ैर बलोच के बारे में जो पीपल्स पार्टी कह रही है, जो तहरीक इंसाफ कह रही है, वो हकीकत है कि सबको जानते हैं, लेकिन वो बात नहीं कर रहे, वो जानते हैं। और वो क्या बात है? नज़ीर लगारी साहब ने मेरे ख्याल आपको जो बता दी है उसके बाद वो कसर नहीं रह जाती। रौ अनवार है, वैसे तो लगारी साहब ने कहा था मेरा बच्चा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उसे तकरीब और जो ताज़ीम मिली थी, मुझे किसी को लेके दे दे, और उसके बारे में कितने इल्ज़ाम थे कि उसने वर्दी में बैठ के कितने लोगों को मर्डर किया। हजूर ये करैक्टर्स हुई हैं जो लॉन्च किए गए हैं। काई साहब, मोहतरम काई साहब हमारे मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, उन्होंने जितनी बात की है वो आधी की है। आप ये खेल कब से नहीं शुरू? 53-54 में आई चंद्रीगढ़ कहाँ से आया? अयूब खान ने फातिमा जिन्ना के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, वो गैंग उस जमाने में गैंग इस तरह के नहीं थे, जिस तरह के थे, जिस तरह की लड़ाई होती थी उस तरह के गैंग्स थे। ठीक, लगारी साहब आप बैठे हमारे पास, हमें खुशबख्ती है,
वो आपको सिंध की तारीख बता देंगे। इसलिए ये गैंग्स पैदा हुए हैं, ये लीडर्स पैदा हुए हैं, ये नरसियाँ पैदा हुई हैं, इमरान खान पैदा हुए हैं, शहबाज नवाज शरीफ पैदा हुए हैं, भुट्टो साहब पैदा हुए हैं। ये एक पाकिस्तान की वो तल्ख हकीकत है जैसे सन 1971 के अंदर हमें एक मजा चखाया, ठीक, लेकिन चूंकि अल्लाह के फजल करम से ना सबक सीखा है, ना हमने उसको डिस्कस किया, उसने चश्मपोशी भी किया, पर्दापोशी भी किया। आज बिल्कुल मुल्क वहीं पे आ खड़ा है जो 1971 के अंदर है। जो साहब दानिश है, जो साहब फैज है, उसमें फहम है, जो साहब फरासत है, वो बिल्कुल मामले की तह तक पहुंच चुका है। ये मुल्क जो है बदकिस्मती से ये नोज डाइव कर चुका है। इवन एक मुख्तलिफ तबके को पता है इसमें ना पीपल्स पार्टी का कसूर है, ये एक दूसरे को वो टग ऑफ वार है जो मुस्तफ़ा ने जो लीडर हैं और फारूक सत्तार ने, मुस्तफ़ा कमाल ने वो की थी, और पता चला था कि एक ही जगह से बैठ के निकल के फिर एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे। यहाँ पे जावेद हाशमी को टिकट इसलिए नहीं मिला, आखिरी बात है, जावेद हाशमी को टिकट इसलिए नहीं मिला था, किसने नहीं दिया था? PMLN ने। कब नहीं दिया था? जब वोट को इज्जत देनी थी। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि जावेद हाशमी के बारे में नजीर लगाई साहब की बात का मैं दूसरा रुख ले रहा हूँ, कांटा लग गया था। मुस्लिम यूनियन को बता दिया गया था कि आपने इन लोगों को टिकट नहीं देने, या मुस्लिम लीग को ये अंडरस्टैंडिंग थी कि इनको टिकट दिया तो हम किन किन को नाराज करेंगे। तो ये आपका पूरा मुल्क है, ये आपकी सियासत है, लेकिन सियासतदानों को बहुत सी मनफी चीजें मौजूद हैं। लेकिन आमिर जा साहब, क्या आप सईद गनी साहब की बात पर यकीन करेंगे कि इमरान खान साहब ने एक 3 रुकनी कमेटी एक बनी थी और उज़ैर बलोच को अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, बड़ी तजर्बेकार कहते हैं ना, जीरक सियासतदानों पे पार्टी मुश्तमिल है, और जिस खूबसूरती से उन्होंने इस पूरे मामले को स्पिन दिया है तो हम सबको मतलब है झूम जाना चाहिए उस बात पे। आप ये देखिए कि असल इशू जो है वो कहीं और चला गया और हम नीयत के ऊपर और कोशिश पे बहस कर रहे हैं। जिन जराइम का इर्तिकाब किया गया, जो कत्ल गारत की गई कराची के अंदर, वो तो मतलब सानवी बहस हो गई। अब हम इस बात पर कर रहे हैं कि जी फला की नीयत थी और उसने ये कोशिश की थी, लेकिन हम उस पर बात नहीं कर रहे कि जिन्होंने जो अपनी कोशिश में कामयाब रहे, जिन्होंने नीयत नहीं की बल्कि उस पर अमल किया। तो मेरे ख्याल में हम सानवी बहस में ज्यादा उलझ गए कि इमरान खान मतलब बिल्कुल हो सकता है कि उन्होंने जुल्फिकार मिर्जा से बात की हो। जुल्फिकार मिर्जा सियासतदान भी हैं, वो तो अब जाके पता चल रहा है कि उनके क्या रिश्ते नाते थे, ठीक है ना। और वो जुल्फिकार मिर्जा से बात की शामिल नहीं हुए, लेकिन क्या जुल्फिकार मिर्जा तो जिसके दस्ते राज थे एक जमाने में और जिस पार्टी में थे, वो कौन लोग थे, उस पर हम बात नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में जो मैं फिर कहूंगा कि सईद गनी साहब बड़े माशाल्लाह तजर्बेकार, बड़े धीमे लहजे से बात करते हैं, बड़े जीरक सियासतदान हैं, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से स्पिन दिया कि आज हम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक टीवी के ऊपर हम इस इशू पे बात कर रहे होंगे। आप देखिएगा, यही क्वालिटी होती है हमारे यहाँ, जो वॉर ऑफ नैरेटिव होती है, बयानिया की लड़ाई होती है, जो हमें नजर आ रही है। अच्छा, अब आप दूसरी बात ये देखिए कि ये जो उज़ैर बलोच साहब का कांटेदार दरख्त है, आप एक तो पहले बात कराची की समझे कि कराची में जो भी दहशतगर्द होता है या जो भी बड़ा मुजरिम होता है, उसका एक लाइफ स्पैन होता है। वो आता है, वो 2-4 साल में मशहूर होता है, उसकी दहशत फैल जाती है और उसके बाद उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। और वो सिर्फ उज़ैर बलोच नहीं, रहमान डकैत, आप गिनते चले जाएं 60 की दहाई से शुरू से लेकर अब तक ऐसे बेशुमार लोग हैं। इसी तरह MQM के हुआ करते थे, फारूक दादा हो गया, और जी फला लंगड़ा हो गया, फला टुंडा हो गया। तो ऐसे बेशुमार लोग जो थे, आप देखेंगे कि वो बदमाश बनते हैं, बहुत मशहूर होते हैं, और उसके बाद वो लिक्विडेट कर दिए जाते हैं, रास्ते से हटा दिए जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, जैसे कि उज़ैर बलोच हो गए। हर दौर में इनको पॉलिटिकल पैटर्नेज रही है कहीं ना कहीं। ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम जो है हमारी रियासत का बहुत बड़ा मसला है। राहिल शरीफ साहब का जुमला याद होगा कि हमें टेररिज्म और पॉलिटिक्स के नेक्सस को तोड़ना है और क्राइम और जो नेक्सस है उसको तोड़ना है। बदकिस्मती से वो ये नेक्सस तोड़े बगैर रिटायर हो गए। लेकिन आमिर जाद साहब, अगर ये सब कुछ पॉइंट सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हो रहा है, अगर चले मान लिया कि नियत ही यही है दोनों पार्टीज की जो हो रहा है, अली जैदी साहब ने ये किया, क्योंकि अल्टीमेटली अगर उज़ैर बलोच अपने अंजाम को नहीं पहुंच रहा और अगर मसाइल को हल नहीं, और आप कह रहे हैं जिस तरह से असल जिस बात पर बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही, तो असल मकसद अगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ही था, सर मेरा सवाल यह है, तो इस सियासी पॉइंट स्कोरिंग में स्कोर किसका ज्यादा हुआ, जीता कौन इन दोनों में से? इसमें जो हारे हैं, हारने वालों की बात करें, जीता कोई भी नहीं है। हारे अवाम है, हारे जो है हमारा कानून हार रहा है तो पाकिस्तान हार रहा है। अगर एक मुल्जिम को, एक मुजरिम को जिसके ऊपर ओपन एंड शट केस है, उस पर ये बहस हो रही हो, तो मुझे हैरत होनी चाहिए, हमें बाल नोचने चाहिए अपने कि भाई वो जो इदारे हैं, यानी कि इसका फैसला हम टीवी के प्रोग्राम में कैसे कर सकते हैं? ये तो इदारों का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है, और ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं कि कौन सी GIT की रिपोर्ट सही रिपोर्ट है या कौन सी रिपोर्ट में मुबालगा आ रही है।
ये काम जो है ये तो बड़ी आसानी से हो सकता है। और इस काम में अब बिला वजह मतलब है जो इन्होंने अली जैदी साहब ने करतब दिखाया, जरूरत नहीं थी। फेडरल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है, फेडरल गवर्नमेंट जो है लोगों को अकाउंटेबल कर सकती है। अली जैदी साहब जाती है कोर्ट में चले गए थे, मैं ये प्रोपेगेंडा की लड़ाई लड़ी है सर। बात ये हो रही कि आपके पास मुजरिम है, ये बिल्कुल वही है कि वो एंकर पर्सन को शहीद किया गया, कत्ल किया गया, 1 साल हो गया उसकी जो है अभी तक ओपन एंड शट केस है भाई, पकड़े, फांसी दें, खत्म करें। तो आपके पास ये चीजें हैं और आपको पता है कि उसके सरपरस्त कौन है, उसके ऊपर भी कोई इमाम नहीं है। मुझे हैरत है कि हम लोग जो है फिर कहते हैं कि पतली गलियों में बड़ी शाहराह को छोड़ के निकल जाते हैं और हम उन चीजों पे बात करते हैं जो मैं कहता हूँ फुटनोट ऑफ हिस्ट्री में भी उसका तस्करा नहीं होगा। असल तस्करा ये कि जी ये मुजरिम है, उसने 158 कत्ल का इतराफ किए, ज्यादा ही होंगे, कम नहीं हो सकते। और इसमें जो भत्ताखोरी हुई है और इसमें जो लॉलेसनेस थी, ये तो सिर्फ एक चीज। और देखिए इसका डैमेज जो हुआ है पीपल्स पार्टी को बहुत हुआ है। ये मैं नहीं समझता था कि बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में कभी भी पीपल्स पार्टी जराइम पेशा अफराद को इस तरह इस्तेमाल करती, लेकिन उनके दौर में हुआ। फिर जराइम पेशा अफराद इतने मजबूत हुए कि उन्होंने बाकायदा लॉ मेकर्स वहां से जो है ना कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करना शुरू कर दिया, वहां से जो सियासी वर्कर था भगा दिया, नबील गबोल जैसे शख्स को तंग आकर जान बचा के एमक्यू में शामिल होना पड़ा। तो वहां पर ये सारा इसलिए हुआ था कि जो क्रिमिनल्स थे वो उनको बाज पीपल्स पार्टी के हल्के जो थे, मुझे नहीं पता कि उसमें आला क़यादत शामिल थी नहीं थी, लेकिन बाज लोग सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से लियारी जो है, लियारी आज भी कराची का पसमानदा तरीन इलाका है, लियारी में आज भी सबसे ज्यादा गुर्बत है, आज भी वहां पर पानी नहीं मिलता। आप ये देखिए पीपल्स पार्टी की कब से गढ़ है वो, और वहां के लोगों के मसाइल हल नहीं होते, ठीक है ना। वहां पे मतलब है वो जो हबीब जालिब का शेर याद आता है कि वो दिन बदले तो फकत वजीरों के, ठीक है ना, सिर्फ वजीरों के दिन बदलते हैं हमारी बिल्कुल सही है। ये अनफॉर्चुनेटली आपने ये एक और बात बिल्कुल सही कही कि उस कंटेंट पे तो बात ही नहीं हो रहा। और ये हम अपने पहले भी प्रोग्राम्स में जिक्र करते रहे कि उस जेआईटी जो हुकूमत ने जारी की है, अगर सिर्फ उसी के कंटेंट को देख लिया जाए तो वो भी एक चार्जशीट है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अगर सरप्रस्ती की ना होगी तो नाअहली की ज़रूर होगी। इस पर मैं नज़ीर लगाई साहब की राय लेकर और फिर मैं ज़रा दूसरे मौजू पर आता हूँ कि अपोजिशन के पास इस वक्त क्या ऑप्शन है और हुकूमत के लिए अपने तौर पर अपने लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक सवाल मैं और ले लूँ उज़ैर बलोच के पास, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर हम दूसरे मौजू पर आते हैं। मैं नज़ीर लगाई साहब, आपने जेआईटी की रिपोर्ट पढ़ी होगी, क्या उस जेआईटी की रिपोर्ट को, और वो जेआईटी रिपोर्ट जो अली जैदी साहब की मैं बात नहीं कर रहा, जो सिंध हुकूमत ने जारी की है, उसको पढ़ने के बाद जब ये अंदाज़ा होता है कि उज़ैर बलोच अपनी मर्ज़ी के पुलिस के लोगों को तैनात कराता रहा, फिर अपने मुखालिफिन को मारने के लिए पुलिस की गाड़ी को और पुलिस के लोगों को इस्तेमाल करता रहा, और फिर जब उस जेआईटी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि वो सरकारी इदारों से, फिशरीज डिपार्टमेंट से भत्ता लेता रहा, लियारी के एडमिनिस्ट्रेटर से उसके लिए भत्ते का काम करता रहा, इससे आप पीपल्स पार्टी की इन्वॉल्वमेंट को यकीनी समझेंगे या उसकी नाअहली तो कम अज़ कम यकीनी ज़रूर होगी? नाअहली की हद तक तो हम बिल्कुल कहते हैं, लेकिन इन लोगों के सरपरस्त, यार आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई अब तक जेल में बैठा हुआ है, जिनको पार करना होता है वो एकदम पार हो जाते हैं। ये अब तक जेल में बैठा हुआ है, महफूज और मामून है, और वहां से पकड़कर इसको लाया गया है। लाने के बाद किसी केस में इसको फर्द जुर्म आयद की गई है, किसी केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई है। ये जो जेआईटी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट ही है ना, ये कोई अदालत का फैसला तो नहीं है, ये कोर्ट वर्डिक्ट तो नहीं है। यहाँ पर कोई उसके बाद ये जो है अपना, हमने इस पर जाकर प्रोसिक्यूशन किया है, हमने जाकर ट्रायल को शुरू किया है, जाकर कोर्ट में ये किया है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में या दूसरी नॉर्मल कोर्ट में ये मामला गया है। अभी तक तो ये मामला कहीं गया ही नहीं है ना, ये बहस अभी से शुरू हो गई है। आप किसी की मामले में एक एफआईआर दर्ज करते हैं, उस एफआईआर के बाद एक इन्वेस्टिगेशन होती है, एक इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान बनता है, आपने कुछ चालान पेश किया कोर्ट के अंदर। ये तो खामखा की बहसें जो हम कर रहे हैं, और हमें ये इस धंधे पर हमें लगाया गया है और हम लग रहे हैं इस बात पर। ये असल में कोई ऐसी चीज नहीं है।
ना आप उस तरफ को जा सकते हैं। मुझसे ज्यादा बालिग नजर और ज्यादा फहम फरासत वाले हफीजुल्लाह न्याजी साहब बैठे हैं, जहां एक ऐसी जगह होती है जहां पर बड़े बड़ों के पर जल जाते हैं, उसके बाद जो है आपको आगे की तरफ देखने की नौबत ही नहीं होती है, बात ही नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, आप कहें मैं बैठकर आएं बाएं शाएं कर लेता हूं, लेकिन उससे नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल अब तक के तमाम मसाइल के जिम्मेदार बुनियादी तौर पर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हैं। ठीक है, और अगर इनके अदवार में ये जराइम ना होते वो सही तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद जो सियासी हुकूमतें आई उन्होंने तो उसको उन खराबियों को बढ़ावा दिया, परवान चढ़ाया अपने सियासी फायदे के लिए। वो सबऑर्डिनेट थी। अब जैसे पीपल्स पार्टी तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है ना, उसे तो चाहिए था जो ज़ियाउल हक ने जो इकदाम किए वो सारे सबऑर्डिनेट थी, लेकिन उसने पीपल्स पार्टी ने तो अपने सियासी फायदे के लिए उनको इस्तेमाल किया। वो यही हुआ जब वापस आए इक्तदार से नवंबर 96 में, तो बेनजीर भुट्टो जब तशरीफ लाई थी प्रेस क्लब में, तो आकर उन्होंने कहा आई वॉज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आई वॉज द मेयर ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने उनसे अर्ज की थी, मैंने कहा मेयर भी नहीं थी। तो सूरत अब जब ऐसी होती है तो फिर ऐसे में तो उनको सियासत छोड़ देनी चाहिए थी। फिर बिल्कुल सही है, ये तो उन्हें पीपल्स पार्टी को फिर ऐसे सियासत करनी नहीं चाहिए। सही कहा साहब। सर मुझे ये बताइए, ऑपोजिशन जो है नहीं करनी चाहिए। राइट सर, ऑपोजिशन ने मुख्तलिफ मौके पर हम देखते हैं, कभी पार्लियामेंट में बयानबाजी हो जाती है, बात खत्म, कभी एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, बात खत्म, कभी हम देखते हैं कि एक आध मुलाकात हो जाती है, बात खत्म। क्या ऑपोजिशन इस हुकूमत के लिए एक चैलेंज है या चैलेंज बन सकती है, या आने वाले दिनों में कोई ऐसी मूव से मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश नजर आती है कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, हुकूमत को टफ टाइम दें? क्या ऑपोजिशन की बाकी पार्टीज भी आपको इस काम में संजीदा नजर आती हैं? देखिए कोई चैलेंज नहीं है इमरान खान को चैलेंज उनका माशी मॉडल है और उनके अपने जो एक माशी नजरियात है। मगर मैं एक बात जो पहले मुझे बारी नहीं आई मेरी, मैं बात को मुकम्मल कर दूं। अभी हफीजुल्लाह न्याजी साहब बहुत बड़े दानिशवर हैं। बात यह है कि ये बिल्कुल बात ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट को नाम लेते हैं, खुल के बात करते हैं, क्यों नहीं करते? आजाद मुल्क है, डेमोक्रेसी है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट में ये किया वो किया। अच्छा, अब मसला क्या है? अब मसला यह है कि बेनजीर साहबा के बारे में तो नजीर लगारी साहब ने बता दिया कि वो मेयर भी नहीं थी। मसला क्या है? हमें सिविल आजादियां सिविल लीडर्स ने लेके देनी थी। ये करियाने के दुकानदार निकले। हम कहते हैं कहां एक्सेस नहीं करती एस्टेब्लिशमेंट। अमेरिका में एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। बर्नी सैंडर को उठा के मारा बाहर, जो सबसे पॉपुलर लीडर था, प्राइमरीज को रिक करके उन्होंने बाहर फेंका। होता है हर जगह पे, गलत भी होता है, सही भी होता है। हम देखें हमने क्या किया। हम जब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने तो हम उस वक्त हमें बयानिया याद आया जिस दिन हमारी चोरियां पकड़ी गई, या हम माल बनाने के अलावा कोई और काम कर रहे थे? मैं नहीं किसी को भी कंडोन करता, मैं नहीं कहता कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नाई धोई है, हर मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट होती है। मगर हम बताएं ना, हमने क्या किया? हमने लूले लगड़े इख्तिदार क्यों लिए? हमने मुआहिदे क्यों किए? हम जो है वो बत्ताखोरों के साथ मिलकर सियासत जैसे पैगंबरों के पेशे को बदनाम और गंदा क्यों किया हमने? मुझे बताएं। सियासी लीडरशिप, जुल्फकार अली भुट्टो ने पहली दफा 68-69 की तहरीक के बाद दरवाजा नाक किया था एस्टेब्लिशमेंट का कि हम आ गए हैं सिविलियन, ये तहरीक है मेरे पीछे। कहां थे एतजाज एहसन उससे पहले? जहांगीर बदर कौन था उससे पहले? वो सारी जो पॉलिटिकल नून टिवाने किधर गए थे? उठा के उनको तारीख के अजायब घर में रख दिया था 68-69 की तहरीक ने, और सिविलियन तहरीक ने किया था, अवाम की और मेहनत कशों की तहरीक ने किया था। उनके बिट्रेयल हुआ, ये अलग बात है। मगर सवाल ये है, हम ये कहते हैं यार वो हमें आके दुश्मन मार जाता है, और तुम क्या करते हो? तुम तो दुश्मन से हाथ मिलाने के लिए रात को लाइनें लगी होती हैं। कौन ये मुझे बताएं, संजरानी के इलेक्शन में क्या हुआ? बिल्कुल सही है, लाइन लगा के वोट देते। मैं बिल्कुल सही है, मगर मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए मौजूदा सूरत हाल पे। ऑनेस्ट होते हम, हमारा काम माल बनाना ना होता, अवाम के हकूक की बाजियाबी होती, तो ये लड़ाई लड़ी जा सकती थी, अब भी लड़ी जा सकती है। मगर ये कब लड़ेंगे? ये तो आज फिर तरले करते फिरते हैं कि जनाब हम ज्यादा खिदमत करेंगे, हमें आने दें। मुख्तलिफ हो रहा है सर इस मर्तबा। यहां पे प्रॉब्लम है, जब तक
माजी से कुछ मुख्तलिफ हो रहा है, और मैं इस मरतबा कुछ माजी से मुख्तलिफ हो रहा है क्या इमरान खान साहब की हुकूमत में, तब्दीली की हुकूमत में? और दूसरा सवाल ये था आपसे जो मैंने पहले पूछा था, मैं ये जरूर कहूंगा कि इमरान खान कम से कम उज़ैर बलोच जैसे लोगों को पैटर्नाइज नहीं कर रहा। उन्होंने पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से मुमकिन है राब्ता करने की कोशिश की हो अल्ताफ हुसैन से, जिसके वो बड़े खिलाफ थे, मगर हमने नहीं अभी देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे पंजाब में हमने नहीं देखा कि जो है वो जराइम पेशा लोगों को पुलिस में भर्ती किया गया हो, FIA में भर्ती किया गया हो, रियासत को जो है बिल्कुल अपना गुलाम बनाने के लिए और अगली 300 साल के लिए जो है वो हुक्मरानी के ख्वाब देके गए हो। इमरान खान का मैं बहुत क्रिटिक हूं। ये इकोनॉमिक मॉडल इमरान का सबसे बड़ा हरीफ साबित होगा और उसकी शिकस्त की वजह ये इकोनॉमिक मॉडल होगा। इन बेचारों ने क्या करना है, इनको आज बारी मिले दोबारा आ जाएंगे। सही है, बिल्कुल सही है। आमिर साहब, ऑपोजिशन के हवाले से जो मेरा पर्टिनेंट क्वेश्चन था, क्या ऑपोजिशन आपके ख्याल में मौलाना फजल रहमान, एक बुनियादी इख्तलाफ तो मौजूद है ना मौलाना में और बाकी दोनों सियासी जमातों में, क्या आपको मौलाना की ये कोशिशें कि तमाम सियासी जमातें मिलकर हुकूमत के ऊपर चढ़ दौड़ें, ये कामयाब होती नजर आती हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आती है सर। उसकी वजह है उसकी बड़ी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस। अगर आप देखें, पहली बात तो ये कि देखिए सिस्टम में जो है बाकी दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की, पीपल्स पार्टी और नून लीग की स्टेक्स हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में हुक्मरान जमात है और वो यकीनन चाहेंगे कि अपनी तीसरी जो है टर्म मुकम्मल करें, और वो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि आप उस वक्त पे कहते हैं ना हुकूमत को झटका दे दें कि उसके बाद जो है पता चला कि सिंध की हुकूमत से भी गए, वो सब किसी तहरीक का साथ होंगे जब उन्हें उम्मीद होगी कि इस हिस्से से उन्हें बड़ा हिस्सा मिलेगा। एक बात। इसी तरह नून लीग की भी जो है स्टेक है सिस्टम में, दूसरी बड़ी पार्टी पंजाब में और दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो कौमी असेंबली के अंदर है, हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात है। तो वो भी एप्पल कार्ट को जो है अपसेट करना नहीं चाहेंगे। उनकी पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं, वो समझते हैं कि अगर हम इस वक्त संजीदगी के साथ चले और हमने कोई बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाया तो इक़्तिदार का हुम्मा जो है एक दिन उड़कर खुद ब खुद, अगर वो अच्छे बच्चे बनकर खेले, उन्होंने अपना वो किया तो दोबारा उनके सर पर आके बैठ जाएगा। तो उनका ये मसला है। ये जो मौलाना साहब है, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इनके गो के 14-15 MLAs हैं, लेकिन क्योंकि ये खुद बाहर है तो ये समझते हैं कि अगर कोई मुमकिन तब्दीली आती है ऐवान के अंदर तो ये उसके साथ किसी बड़ी पार्टी के साथ नती करके ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन जाएंगे, किसी के कोई और कोई कुछ ना कुछ इनको हिस्सा मिलेगा। तो अगर कोई सिंसियर है इस पूरी लड़ाई में तो वो मौलाना है। बाकी दो पॉलिटिकल पार्टी, और फिर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पे एक दूसरे पे भी नजर रखनी है, नून लीग को और पीपल्स पार्टी को। उन्हें ये भी देखना है, मेरा कंधे इस्तेमाल करके पता चला कि नून लीग आ गई तो पीपल्स पार्टी को क्या हरकत का सवाब हुआ। तो इनमें जो आपस की बदइतमादी है तो पोस्चरिंग बहुत करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि ये कोई फैसला कुन तहरीक चलाए। अगर आप मुझे इजाजत दें, एक जुमला हमारे बार बार मतलब दोस्त कह रहे हैं, हमारे सीनियर है नज़ीर लगारी साहब, अगर मैं जान के मान पाऊं तो इसे भी कि बड़ा हमारी सिंपलिस्टिक हम कहते हैं कि जी हमारे हर मसले की जड़ जो है फौजी हुकूमत है। ऐसा नहीं है। फौजी हुकूमत में तरक्कियां भी हुई हैं, फौजी हुकूमत से गलतियां भी हुई हैं, लेकिन ये बहुत ही एक सादा सी तशरीह होगी। हमें सवाल ये करना चाहिए, और बड़ा संजीदा सवाल है, कि इस मुल्क में मुस्तहकम पायदार जमहूरियत क्यों नहीं आती? कौन जिम्मेदार है इसका? क्या सिर्फ मुहिम जो जनरल बात लोग जो उसको ब्लेम करते हैं? वजह ये कि हमारे यहाँ क्योंकि नीम जागीरदाराना वो है, हमारा समाज है, हमारे यहाँ कबायली निज़ाम मजबूत है, हमारे यहाँ जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है वो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट नहीं करता। फिजल नाई साहब, मुझे ज़रा ऑपोजिशन की समझा दें, इस वक्त दिमाग में क्या चल रही है तमाम तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, किसकी क्या तरजीह है और क्या हिकमत अमली है? देखें जी, अब क्या किया जाए। काजी साहब का ये ख्याल है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का चूँकि हम नाम ले लेते हैं, जो कि मैं भी हज़ारों दफ़ा नहीं तो सैकड़ों दफ़ा ले चुका हूँ, तो हमने डिस्कशन कर लिया है। या मशी पाकिस्तान टूटा, हमें यह बताया गया कि इंदिरा गांधी, मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार भुट्टो ने तोड़ा है। मेरे तो सबसे इख्तलाफात इन तीनों से। इंदिरा गांधी ज़ाहिर है पाकिस्तान की दुश्मन है, उसका तो नाम भी हम उसको क्या चिमटे से उसको उठाने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी से के साथ ज़हनी तौर पर कभी भी मैं मुतफ़िक नहीं हूँ, और मुजीबुर रहमान की सियासत से मुझे इंतहाई नफरत है। लेकिन कभी आप मुझे इस पर तहकीक करवा के दिखा लें, ये तीनों किस हैसियत से इनका रोल था, इनका क्या बैठे थे? एक जेल में बैठा होगा, एक हिंदुस्तान में बैठा होगा। डिसीजन साजी में जब पाकिस्तान इस प्रोसेस की तरफ गुजरा होगा या उस अंधोनाक साने की तरफ से दो चार होगा, तो आया ये तीन बंदों ने वो क्या रोल अदा किया, हम बता दिया जाए। लेकिन आप नौजवानों को भी ये बात असबर है, और हमारी उम्र जिन्होंने अपनी आंखों से शऊर के साथ टूटते देखा है। इसलिए काई साहब, आपके सारे नज़रियात का मैं बड़ा कदरदान हूँ, बसद एहतराम इन टॉपिक को रहने दे। नज़ीर लगाई साहब के जो रिमार्क्स हैं
उसको वो कहते हैं ना, लॉ पंजाबी कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि बहुत थोड़े बहुत समझो। अब बाकी दूसरी बात यह है, अगर बिलावल साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब की क़यादत में जो सियासत करना चाह रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब की जो सियासत इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हो रही है, इससे तो पाकिस्तान का ये बिल्ली चूहे खेल, जो कि हमने देखा कि आयु चौधरी से वज़ीर आज़म बन गए जी और मोइन कुरैशी बन गए, ये कभी ना ख़त्म होने वाला है। इसको बड़े जो दानिशवर बारीक बीनी से देखें और उसमें देख सको हल क्या है। आप एक चीज़ को, मैं ये कहता हूँ, आप डिस्कशन नहीं कर सकते, आपके कौमी मुफाद में नहीं है। नवाज शरीफ को हटाना कौमी मुफाद में था, किसी को लाना कौमी मुफाद में है। बेनज़ीर 1986 में जब उतरी थी 10 अप्रैल को भी याद आ गया, उन्होंने पहले क्या कहा था ट्रक पे, उनको जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा उनका इस्तकबाल हुआ था, जैसे एक तारीख रकम की थी, उन्होंने क्या कहा था, ज़ौलाक के खिलाफ नारे नहीं लगने चाहिए। कौन? जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने उनके वालिद को कत्ल किया। तो आपके हालात जब ये हों कि जब वो आ रही थी और आते ही जनरल असम बेग को तगमे जमहूरियत इक़्तिदार में आने के बाद दे देती हैं। दूसरी बात यह है कि एक आखिरी सुनते जाएँ, और ये मेरा ख्याल है कि मुफाद आमा के लिए है कि नवाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा इक़्तिदार मिला है, या पीपल्स पार्टी को मिला है, इमरान खान को मिला है। 2 साल बाद ये इनकी कड़े इम्तिहान शुरू हो जाता है। नैब केसेस, JIT, कटारा वज़ीर आज़म था और जिस तरह बुरी तरह जलील हो रहा था, और फिर उसके बाद 5-10 साल के लिए जेलें। आया नवाज शरीफ साहब को चौथी दफ़ा फिर इक़्तिदार चाहिए, फिर 2 साल बाद वो 10 साल जेल जाना चाहेंगे। तो मैं आप ही की बात को दोहराऊंगा जो आपने किसी एक अपने क्वेश्चन में किया है कि इससे बेहतर है कि आप सियासत छोड़ दें। सही, अगर आप नहीं को बतले हुए बन सकता तो सियासत छोड़ दें, राइट। लेकिन और फिर लोगों को डायरेक्ट तरीके से करने दें, डायरेक्ट की बजाय चिलमन के पीछे, पर्दे के पीछे बैठ कर सियासत भी कर रहे हो, जमहूरियत बदनाम हो रही हो। भी सियासत में रहकर माल बनाया गया ना, करप्शन की गई, अपने लिए माल बनाया गया। मैं सब एक फिक्र, क्योंकि ये बार होती है, मैं इस बात को कॉन्टेस्ट करता हूं। दुनिया की 3000 साल सिविलाइज्ड हिस्ट्री देख लें, 250-300 साल जो है पाकिस्तान जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम जो आया है दुनिया का, वो देख लें। एक मुल्क मुझे बता दें जो कि जहां पे सियासी अदम इस्तेकाम रहा हो और उसने तरक्की की हो, करप्शन के लिए मैं कहता हूं चाइना, इंडिया कैश रिच है, सऊदी अरेबिया यूएई कैश रिच है, लेकिन ये सारे में गवर्नेंस नहीं, सिर्फ सियासी इस्तेकाम था। हमें बिल्कुल गलत राह पे लाया जाता है। दोनों सियासी मैं अपनी इस लेवल पे नहीं पहुंचूं कि मैं ये बाइकर लुक कर वाला। आपका सौदा बिकते टूटे जो रहते हैं उनको उचलाएं। सियासी अदम इस्तेकाम एक वजह हो सकती है, लेकिन करप्शन एक दूसरी वजह हो सकती है। अच्छा, एक मुल्क बता दें दुनिया के कहें जी वहां करप्शन की वजह से मुल्क तबाह हो गया, एक बता दें मुझे को मिसाल दे दे। हम सारे मेरे साथ दानिशवर बैठे, एक मुल्क का नाम लेंगे, मैं उसे बता दूंगा। मैं उनको बता देता हूं सियासत में इस्तेकाम के साथ एक मुल्क बता दें कि तरक्की की। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, एक मुल्क बता दें, एक छोटी आप इसमें क्लैरिटी रखें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हफीजुल्लाह न्याई साहब का मुकदमा सईद कायद साहब ये है कि कौमें करप्शन से तबाह नहीं होती बल्कि सियासी अदम इस्तेकाम से तबाह होती हैं, और वो कहते हैं कि आप इसकी मिसाल दे देंगे करप्शन वाले ममालिक और वो तबाह हो गए हों, बल्कि ऐसी बेशुमार मिसालें मिलेंगी कि जहां पर सियासी अदम इस्तेकाम रहा और वो तबाह हुए। देखें, बात यह है कि हफीजुल्लाह न्याई साहब का और मेरा पाकिस्तान और है। मैं जहाँ बैठा इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे बाएं तरफ एक 7 स्टार हॉस्पिटल है, अल्लाह मुझे महफूज रखे, मैं बीमार हो जाऊँ तो वहाँ चला जाऊँगा। मेरे दाएं तरफ पाकिस्तान का सबसे महंगा स्कूल है, और मैं नाम नहीं लेता उसका, जहाँ पे डॉलरों में फीस आती है। वह ये बड़ा अजीम पाकिस्तान है। बर्बाद कहाँ है? मैं बताता हूँ कहाँ बर्बाद है। और सबसे बड़ी करप्शन पॉलिटिकल करप्शन होती है। मैं आपको अब गिनवाना शुरू करता हूँ। 1994 IPPs के मुआहदे, कितनी बड़ी करप्शन, इस मुल्क पे $100 बिलियन का कर्जा चढ़ गया। ह्यूमन इंडेक्स देखें, बर्बादी क्या होती है। जब काबिल इलाज बीमारियों से बच्चे मरते हैं तो मुझे नहीं पता लगता, क्योंकि मेरे पास मेरे बच्चे के इलाज के पैसे हैं। इसी एक मुल्क में 2 मुल्क होते हैं और दूसरा मुल्क बर्बाद होता है, और ये लोग मिलकर बर्बाद करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग से, गलत फैसले करने से, गलत माशी मॉडल लेके आने से, प्राइवेटाइजेशन करने से बर्बाद करते हैं ये लोग।
हम बड़े सिक्योर होते हैं, हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद होता है। यह है आपका दो कौमी नजरिया। और अगर आज आप पाकिस्तान जैसे मुल्कों को देखें तो उनकी एक ही कहानी है कि पब्लिक पॉलिसी का कब्जा, चंद 1% जो आपकी इशराफिया है, 80-90% अवाम जलील, बर्बाद, और पॉलिटिकल करप्शन का यह आलम है कि हजामत कर दी पूरी मैशत की शहबाज शरीफ ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे। और अफसोस क्या कि उसके साथ जो बंदे होते हैं वो अगली हुकूमत में भी आ जाते हैं, नदीम बाबर साहब की तरह। लेकिन क्या ये मुल्क की तबाही की वजह सर, क्या ये मुल्क की तबाही की वजह? क्वेश्चन, लेट मी फिनिश, 1 मिनट में मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ जिस पाकिस्तान पे और नवाज शरीफ जिस पे हुकूमत कर रहा था उसका ग्रोथ रेट क्या था? ज्यादा से ज्यादा जियाउल हक में 7% गया, ये 3-4% पे हम खजल हो रहे थे। इनकी अपनी अंपायर का ग्रोथ रेट क्या था? मुझे निकाल के दिखाएं। ये 20% से कम हो तो मैं टीवी पे आना छोड़ दूंगा। यह होती है करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन, गलत फैसले। मैं बताऊं क्या करप्शन है। 100 आपने इंडस्ट्रियां नेशनलाइज की, प्राइवेटाइज की, 90% बंद हो गई, हुकूमत का बेड़ा गर्क हो गया। आज हम इंपोर्ट कर करके कर्जे ले लेके जलील हो गए हैं। और क्या होती है बर्बादी? हमें बर्बादी नजर नहीं आती, हमें मोटी तनख्वाहें मिलती हैं, हम गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं और हमें तहफ़्फ़ुज़ करना बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों का जो हमें बर्बाद करते हैं। तो ये देखें, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इसकी बर्बादी घर से निकलें, अपने महल्ले से बाहर निकलें, गेटेड कम्युनिटी से बाहर निकलें, आपको बर्बाद दुनिया और इनकी करप्शन के वो निशान नजर आएंगे कि आपकी अंधे को भी नजर आ जाएंगे। जी असद प्लीज। राइट सर, बिल्कुल सही है। एक सवाल मगर जो मैं नज़ीर लगारी साहब से शुरू करता हूँ, बाकी सबसे उसकी राय लेता हूँ। लगारी साहब, इमरान खान साहब ने जो अपने वज़रा से को अल्टीमेटम दिया है कि काम नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फारिग, ये वाला जो लाया अमल है या ये प्रैक्टिस है, ये काबिल तारीफ़ है, काबिल मज़म्मत है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर वज़रा काम नहीं कर रहे तो आप फारिग करते हैं तो एतराफ़ है कि आपने 2 साल में काम नहीं किया, लेकिन अगर आप फारिग नहीं करते तो फिर इल्ज़ाम है कि काम भी नहीं कर रहे, फिर भी आप फारिग नहीं कर रहे और रखा हुआ है। आप कैसे देखते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की? एक तो ये कि ये एक शो होता है और उसमें ऐसा हमें करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अगर कारकर्दगी को देखना है तो फिर जनाब वज़ीर आज़म से शुरू होनी चाहिए। उनकी क्या कारकर्दगी रही है? उनके फैसलों से तो पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है, उनके अपने फैसलों से मुतासर हुआ। ये बैठकर कैबिनेट में किसने फैसला किया था कि चीनी बाहर भेजी जाए और जो है वो एक्सपोर्ट की जाए और उसका जो है सब्सिडी दी जाए और कीमतें बढ़ाकर इस सतह पर ले जाएं? किसने फैसला किया था? और फिर आटे के बारे में हम कमीशन बना देते हैं, हम नोटिस ले लेते हैं। ये सारे का सारा बेसिकली अगर तो खराबी है, मेरी तामीर में मुज़मिर है सूरत एक खराबी की, तो सूरत खराबी की तो जनाब की ज़ात है और कहीं और भी नहीं है। बाकी लोग जो हैं वो एक्सटेंशन है, असल खराबी जनाब की ज़ात में है। सही है। तो आमिर जावेद साहब, इत्तफाक करते हैं हम नज़ीर लगारी साहब से कि वज़रा को फारिग करने से कुछ नहीं होगा? बात ये कि मामला जो बड़ा पेचीदा है। ये जो न्याजी साहब ने फरमाया था ना कि वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकते जहाँ पे सियासियत में इस्तेकाम हो, मैं 100% मुत्तफिक हूँ उनकी इस बात से। मसला ये हमारे निज़ाम में वो खमीर में ही टेढ़ापन है, और जब तक आप इस चीज को दुरुस्त नहीं करेंगे, अगर हम समझेंगे कि जी वेस्टमिनिस्टर टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हमारा हल है मसाइल का, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव रियलिटी से मैच नहीं करती, तो हमारा यही असर होगा बार बार जो अब तक होता आया है। बरतानिया में एक पूरा इर्तका है, मैग्ना कार्टा 13वीं सदी 1215-18 में जो है वो साइन होता है, उसके बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन आता है, वो पूरे इर्तका के जरिए वो यहाँ तक पहुंचे। हमारे ऊपर थोपा गया एक नीम जागीरदाराना माशरे में, कबायली माशरे के अंदर जिसमें आवाम का कोई नुमाइंदगी नहीं है पार्लियामेंट में, तो एक तो खबीर में है हमारे। तो ये चाहे वो इमरान खान इस सिस्टम में रह के काम करेंगे तो इमरान खान वही नतीजा लेकर आएंगे जो इससे पहले के हुक्मरान लेकर आए। तो अगर आप वाकई इस मुल्क की फलाह व बहबूद चाहते हैं तो आपको इस सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। जब तक आपको कहते हैं ना तामीरी तखरीब नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और उसका जो इब्तिदा होगी वो इस रिजेक्शन से होगी कि हमें पता होना चाहिए, हमें इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए कि हमें पता है कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, हम उसी मुर्दा सिस्टम को डंडे मारे जा रहे हैं कि भाई तू डिलीवर कर। और ये जो बिल्कुल कह रहे थे सईद काजी साहब भी कि उसी की वजह से हमारा जो माशी जो हम लोग प्लानिंग करते हैं उसके अंदर फ्लॉ होता है। क्योंकि हम कहते हैं जी पार्लिमानी जमहूरियत बेस्ट है, ये हमारे लिए एक मजहब हो गया जिस पर हम तनकीद करने के लिए तैयार नहीं है। हम क्वेश्चन ही नहीं करते कि कोई ऑल्टरनेट सिस्टम आ सकता है, नहीं आ सकता। उसी तरह जो IMF ने हमें नुस्खा दे दिया, जो सरमायादाराना मुमालिक ने हमें नुस्खा दे दिया, हम उस पर आंखें बंद करके अमल करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, हमारी तहजीब अलग है, हमारी सकाफत अलग है, हमारा मजहब अलग है।
और उनकी चाल चलकर हम नहीं जीत सकते। हमें अपना सिस्टम बनाना होगा जो हमारे कहते हैं ना, हमारे कल्चर, हमारी तहजीब के साथ जो है मिला हुआ हो, जुड़ा हुआ हो। हम जब तक मगरिब की भौंडी नकल करेंगे, हमारा न्याय साहब हंस रहे हैं आपकी बात पे। न्याय साहब आप इत्तेफाक कर के हंस रहे हैं, इख्तिलाफ करके हंस रहे हैं? मुझे तो इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं उन पर नहीं हंस रहा था। मुझे असर खान की किताब थी जिसका टाइटल था कि हमने वी हैवंट लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री, हमने अपनी तारीख से सबक नहीं सीखा। है क्या बताया जाए। अब तो आइन की बात करते हैं, क्या हमारे बच्चों को बरखुदारों को पता है कि 73 का आइन, अगर भुट्टो ने कोई कारनामा किया तो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कराने का किया और एक आइन बनाने का किया। 56 का आइन हमने पार्लिमानी सरदारती में चेंज किया था। इसी खुशनुमा बातों पे 71 का तोहफा आपके सामने था। ये आइन जिसको ज़ियाउल हक नहीं तोड़ने की कोशिश कर रहा, तोड़ के उसने कहा मैंने नहीं तोड़ा। मुशर्रफ साहब ने इन एबेंस रखा कि तोड़ के कहा मैंने नहीं तोड़ा। आपकी कानून पे गहरी नजर है, आइन पे गहरी, कोई वजह तो होती है कि इनकी आखिर में जाकर पर जलते थे कि ये पाकिस्तान संभालना। अब ये कहते देखें जी, आपके जितने मौजूद हैं हमारे दोस्तों ने डिस्कस किए, ये सैर हासिल, ये बड़ी एक आप अजमाली गुफ्तगू नहीं कर सकते। एक के अंदर मिसालों के भी अंबार हैं और दलाइल के भी अंबार हैं। एक चीज बताइए ना न्याय साहब, आप जब ये तस्लीम करते हैं और यकीन रखते हैं इस पर कि सियासी अदम इस्तेहकाम सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, तो फिर आप यकीनन इस बात की हिमायत करेंगे कि सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमतों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और इमरान खान को भी अपने 5 साल पूरे करने चाहिए? सर मैं तो सारे दोस्तों ने जितनी बातें की हैं तकरीबन सबने बड़ी अच्छे तरीके से की है। मैं कहता हूँ सिरा पकड़े। मैं कोई दोस्त टीवी पे जितने सीनियर दानिशवर हैं मीडिया में नहीं करते कि मुझे कुछ एक सवाल या 1-2 सवाल के मुझे जवाब दे दे। कोई दानिशवर लियाकत अली खान के साथ जो है 7 मार्च 1951 में रॉयल पाकिस्तान आर्मी बनी और यूफन CNC बने। 27 मार्च 1991 में 20 दिन बाद लियाकत अली खान के खिलाफ एक पिंडी कंस्पिरेसी केस होता है, कू होने की एक अबॉर्टेड अटेम्प्ट है। साल बाद दूसरा सवाल मेरा यह है कि लियाकत अली खान को मर्डर कर दिया गया है। होती रही और मैं इमरान खान साहब की और उनकी पॉलिसी पर ज्यादा गुफ्तगू करना चाह रहा था। बहरहाल आइंदा किसी प्रोग्राम में इस पर मजीद बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में इससे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।